गुडन एकेडमी में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 12वीं का अध्याय 1 ज्योग्राफी का मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आखिर भूगोल का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। यानी जब भी हम भूगोल विषय पढ़ते हैं तो हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ते हैं, यानी इस पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें या गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया भूगोल का अर्थ। इस अध्याय में हम भूगोल के बाद मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। मानव भूगोल में मानव का पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच जो भी संबंध है, जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, इन सब का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को मानव भूगोल कहा जाता है। अब इस अध्याय में कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं दी गई हैं। अब उन परिभाषाओं के बारे में भी हम जानते हैं। पहली परिभाषा है रेड जेल के अनुसार, और उसके बाद एनएलसी सैंपल और पॉल विडाल डीला ब्लाश। तो हम पहली परिभाषा देखते हैं रेड जेल के अनुसार। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी रेड जेल ने यह कहा है कि जो मानव भूगोल है, जो मानव समाज है, यानी जो मानव है, और धरातल जो हमारी पृथ्वी है, यानी मानव और पृथ्वी के बीच जो संबंध है, इसके अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा है रेड जेल ने। उसके बाद हम देखते हैं एलएनसी सैंपल के अनुसार। एलएनसी सैंपल कहते हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलएनसी सैंपल कहते हैं कि जो मानव है वो अपनी क्रियाएं करता है अस्थिर पृथ्वी पर, इसी को मानव भूगोल का है। और फिर पॉल विडाल डीला ब्लाश ने क्या कहा देखते हैं। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रह रहे लोगों के द्वारा इस अध्ययन को कहा है। यानी जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर जो रह रहे जो लोग हैं, इनके बीच जो संबंध होता है, इन सब के अध्ययन को मानव भूगोल कहा गया है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण। यानी मानव के प्रकृतिकरण का क्या अर्थ होता है। मानव का प्रकृतिकरण, इसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अब आगे। पहला पॉइंट, मानव और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य। मानव का प्रकृतिकरण में ये कहा जाता है कि मानव और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य है। यानी मानव ने प्रकृति को समझकर उसका अपने अनुसार उपयोग करना शुरू किया है। मानव अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। यानी जो मानव है वो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाता है, जीने के प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। यानी जो मानव है, जैसा प्रकृति चाहती है, यानी बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए प्रकृति की सुनता है और प्रकृति की मानता है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। मानव प्रकृति की सुनता था, यानी मानव के प्रकृतिकरण में मानव प्रकृति की सुनता है। मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है। मानव प्रकृति के प्रकोप से भी डरता है और इसमें मानव प्रकृति से डरता भी है। मानव प्रकृति की पूजा करता है, इसमें मानव प्रकृति की पूजा भी करता है, और इसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। यानी इस परिस्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं, जब मानव अपने आप को पूरी तरह से प्रकृति में ढाल लेता है तो उसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संभववाद। संभववाद क्या है। संभववाद से मानव एक चिंतनशील है। अब देखो, संभववाद यानी मानव जो है हमेशा सोचता रहता है, चिंतनशील है, नई नई परिस्थितियों को उजागर करता रहता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है। यानी संभववाद में क्या किया है, मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाला है और प्रकृति का उपयोग अपने अनुसार करने लगा है। इसमें मानव प्रकृति के क्षेत्रों में अपनी चीज़ों को संभव बनाता था। यानी प्रकृति की चीज़ें क्षेत्रों में अपनी चीज़ों को संभव बनाने लगा। यानी जो चीज़ें असंभव हुआ करती थी, प्रकृति में उन चीज़ों को भी संभव करने लगा है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है।
यानी प्रकृति जो है मानव को अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग भी करता है, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो गया, यानी प्रकृति को मानव ने अपने अनुसार ढाल लिया है। और प्रकृति पर आज हम देखें तो मानव प्रयासों की छाप देखी जा सकती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ की अवधारणा क्या थी। अब देखो, नव निश्चयवाद, जो ये नव निश्चयवाद की अवधारणा ये भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी, जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने उसे नव निश्चयवाद अथवा रुको जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। अब देखो, रुको और जाओ, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनमें जो 3 बत्तियां होती हैं उनके अकॉर्डिंग समझाया गया है यहाँ पर। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको। पर्यावरण में भी जब पर्यावरण खतरे में आ जाता है तो उसमें लाल बत्ती का अर्थ कहा गया है रुको, जैसा ट्रैफिक लाइट्स में होता है। एम्बर यानी पीली बत्ती और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है, और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। तो ये ट्रैफिक लाइट्स को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखा गया है। अब देखो, संकल्पना यह दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है पर्यावरणीय निश्चयवाद, और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा में है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी संकल्पना में यह कहा गया है कि हमें प्रकृति का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। प्रकृति के अगेंस्ट जाकर, प्रकृति के खिलाफ जाकर हमें इस पर विजय प्राप्त नहीं करनी। अब हम आगे देखते हैं। आगे है मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध। मानव भूगोल लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। अब देखो, मानव भूगोल की जो कल्याणपरक विचारधारा है इसमें लोगों के कल्याण की बात कही जाती है, और इसमें लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगली मानव भूगोल की विचारधारा है अमूलवादी रेडिकल विचारधारा। इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से है। तीसरी विचारधारा देखते हैं। तीसरी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा में यह कहा जाता है कि मानव के व्यवहार को, जाति को और धर्म को भी ध्यान में रखकर सामाजिक संवर्गों के दिक्काल पर बोध पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी इसमें मानव के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। यानी मानव का जो व्यवहार है उसका प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। इसे व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। आसान शब्दों में इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि मानव के व्यवहार का वर्णन व्यवहारवादी विचारधारा कहलाता है। आगे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। मानव भूगोल के उपागम कौन से हैं? मानव भूगोल के उपागम। मानव भूगोल के उपागम में अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी अमूलवादी व्यवहारिक विचारधाराओं का उदय, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। और इसके बाद हम देखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र हैं सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। इसके बाद देखते हैं हम सामाजिक भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं। जो मानव भूगोल का एक क्षेत्र है उसी में सामाजिक भूगोल के कुछ उपक्षेत्र हैं, वो कौन से हैं? सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं उसमें व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल और लिंग भूगोल। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में एक और रहेगा ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन से हैं। राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। ये दोनों राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। और अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं? संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल।
प्यारी